इसको। सब बच्चों जो चल रहा था कल क्लास के अंदर, जो हमने आपको समझाया था, वो इलास्टिक कोलिजन के चारों केसेस थे जिनके रिजल्ट हमने आपको कल समझाए थे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, और इसके साथ ही मोमेंटम हमारा अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो मोमेंटम के न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल है जिनको हमने आज डिस्कस करना है। और 3 न्यूमेरिकल में से ये जो न्यूमेरिकल इस वक्त हम आपको सारे बता रहे हैं यहाँ पे 3 के 3 उनके फॉर्मूले हमारे पास हैं। नोट कर लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम, ये 3 न्यूमेरिकल किताब में दिए हुए हैं, इनकी कोई एग्जाम्पल हमारे पास नहीं मौजूद। लीनियर मोमेंटम के 3 न्यूमेरिकल कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। शाबाश। एक फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू mv, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, ये सब फॉर्मूले हम उससे डिस्कस कर चुके हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 ये सारे फॉर्मूले हमारे, ये फॉर्मूले हम आपको क्लासेस के दौरान डिस्कस करा चुके हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं। तीसरा एक और फॉर्मूला भी है फोर्स का, और वो है F बराबर है डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से हैं, आइए आपको बता देते हैं। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास, सही। एक लीनियर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, एक फोर्स का फॉर्मूला। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। ये सवाल इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये पेज नंबर आपका 95 पे मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन। एक 100 ग्राम की गोली एक 10 किलोग्राम की गन से फायर हुई है। 100 ग्राम की गोली 10 किलोग्राम की गन से फायर हुई है विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। ये गोली की स्पीड है, ये गोली 1000 मीटर पर सेकंड से फायर हुई है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। जब कोई भी गन चलाई जाती है, कोई भी गन हो, छोटी गन हो या बड़ी गन, हमेशा उस गन को चलाने पर एक झटका सा लगता है और ऐसे करके हाथ यूं पीछे की तरफ आता है, लाइक दिस। आपने अगर मूवी में देखा हो, किसी ड्रामे में देखा हो, जब भी कोई गन फायर करेंगे झटका सा जरूर होता है, पीछे की तरफ लगता है। ये कहलाता है रिकॉइल कहलाता है। तो जब कभी भी रिकॉइल लगता है तो हमेशा याद रखें, रिकॉइल लगने पर
लास्ट भी गन पीछे की तरफ जाती है और गन की रिकॉइल की आपने क्या निकालनी है, स्पीड वेलोसिटी निकालनी है। इस सवाल को देख लेते हैं, इस सवाल में क्या कह रहा है हमसे एक्चुअली। सवाल का बनाएंगे डेटा। सबसे पहले इस डेटा को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा फॉर बुलेट और ये हो जाएगा फॉर गन। ठीक है, बुलेट का मास 100 ग्राम, 100 ग्राम को आपने 1000 से डिवाइड कर देना है ताकि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बनेगा 0.1 kg। 1000 से डिवाइड कर दिया। फायर करने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो होगी u1, और फायर करने से पहले बुलेट गन में किस हालत में होगी, शाबाश, सब बच्चे चैट में बताएंगे। फायर करने से पहले बुलेट गन में किस पोजीशन में होगी, शाबाश, रेस्ट में होगी, वेरी गुड, शाबाश। तो अगर बुलेट फायर करने से पहले गन में रेस्ट के अंदर है तो नतीजे के अंदर उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। और जब ये बुलेट फायर होगी गन से तो उस वक्त की जो वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी v1, और ये वेलोसिटी होगी 1000 मीटर पर सेकंड। ये सवाल में गिवन है। इसके बाद अब हम गन की बात करते हैं। गन का जो मास होगा उसे कहेंगे m2। देखें जरा, जो बॉडी पहले है उसके लिए आपने 1 लिया, जो बॉडी बाद में उसके लिए आप 2 लेंगे। ठीक है, बुलेट का मास m1, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी v1। ऐसे ही गन की बात करें तो अब गन के लिए आप 2 लगाएंगे, 2, गन का मास m2, गन की इनिशियल वेलोसिटी u2, गन की फाइनल वेलोसिटी v2। गन का मास था 10 kg, या ऑलरेडी केजी में जी। फायर करने से पहले गन किस पोजीशन में होगी, जल्दी बताना है। फायर करने से पहले गन किस पोजीशन में होगी, जल्दी से, शाबाश। फायर करने से पहले गन किस पोजीशन में होगी, जवाब है रेस्ट में होगी। तो गन की भी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और इसके बाद जब फायर करेंगे तो गन पीछे की तरफ पलटेगी, गन पीछे की तरफ पलटेगी, और जब गन पीछे की तरफ पलटेगी तो उसके पलटने को बोलते हैं रिकॉइल, और वो जो पलटेगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v2 निकालना। सवाल यहाँ तक ओके कर देंगे, सवाल यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको, शाबाश, जल्दी से। बेटा हम यहाँ करेंगे अब कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान है, आराम से समझ में आ जाएगी बगैर किसी टेंशन के। हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास जी, ज़रा थोड़े से जवाब देने पड़ते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। बच्चों फॉर्मूला हमारे पास m1u1 प्लस m2u2, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.1, u1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू आ रही है 10, u2 की वैल्यू आ रही है 0। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, मैं जरा रिप्लाई दे दूं।
बच्चों यहाँ पर अब हमने m1 की वैल्यू डालनी है 0.1 और v1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1000 प्लस m2 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो वैल्यू आ रही है 10 और v2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। इसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाएगा। 10 को v2 से मल्टीप्लाई करें 10 v2 हो जाएगा, 0 में 0 जमा कर लें कोई फ़ायदा नहीं है, 100 प्लस 10 v2 बचेगा। ये प्लस का 100 वहाँ जाके माइनस का 100 हो जाएगा 10 v2। ठीक है, अच्छा भाई कंटिन्यू करते हैं ज़रा। प्लस का 100 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 10 और 100 कैंसिल हो जाएगा, v2 का जवाब आ जाएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा गन के रिकॉइल की स्पीड आई है। माइनस का मतलब हमेशा याद रखें होता है अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो गन रिकॉइल करके कहाँ आ रही है बेटा, पीछे की तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ तक ओके कर दें सारे बच्चे, शाबाश जल्दी से। यहाँ तक ओके करते हैं जल्दी से सारे बच्चे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब हम इस सवाल को मजीद आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत अच्छा सवाल है और ज़रा हमारी क्लास का ज़्यादातर टाइम यही ले जाएगा। दोबारा पूछो जफीर, मैंने आपका मैसेज पूरा नहीं पढ़ पाया। आपका मैसेज क्या था बेटा, पूरा मैसेज नहीं पढ़ पाया। अच्छा लास्ट स्टेप में बेटा कोई खास चीज़ नहीं है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, देख लो। ये प्लस का वहाँ जाके माइनस हुआ था, 10 और 100 कट गया था, ये माइनस आ गया। माइनस में जवाब का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड होता है, बुक वाले मैग्नीट्यूड में जवाब देते हैं। माइनस वाला निशान मैंने पहले भी बताया था क्लास में, याद करो जब न्यूमेरिकल कर रहे थे एफ इज इक्वल टू एम है, वहाँ भी बताया था माइनस नहीं लगाते बुक वाले। जब कोई माइनस में आता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। जब भी किसी गन से फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है और गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। तो माइनस का मतलब है कि बुलेट आगे जा रही है और गन उस बुलेट के मोशन के अपोजिट जा रही है। ये देखें क्वेश्चन है हमारे पास और ये क्वेश्चन नंबर है 12। ये सबसे ज्यादा पेपर में डिस्कस हुआ है। चैप्टर नंबर 3 का एक ऐसा वाइज सवाल है जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है। A 50 gram bullet is fired into a 10 kilogram block that is suspended by a long cord so that it can swing as pendulum। एक 50 ग्राम की बुलेट है जो कि 10 किलोग्राम के ब्लॉक से जाकर क्या करी है, जाके टकराई है। और ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक जो है उसको एक कॉर्ड यानी तार से बांधकर लटकाया गया है इस तरह से कि अगर कोई चीज इससे टकराती है तो ये पेंडुलम के अंदाज में स्विंग करेगा। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर, अगर ये ब्लॉक अपनी जगह से इस तरह से डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10 सेंटीमीटर राइज हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, या स्पीड से पहले एक वर्ड ऐड होना चाहिए और वर्ड मैंने ऐड कर दिया है इनिशियल। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, आपने बुलेट की इनिशियल स्पीड निकाली। सवाल ये भी अच्छा है। इस सवाल को एक डायग्राम से एलुबरेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल के अंदर ये हमसे क्या डिस्कस करने की बात कर रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसे है कि बेटा देखो यहाँ से ऐसे करके ये एक सपोर्ट है और यहाँ से ऐसे करके ये एक ब्लॉक है, लाइक दिस। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है। ब्लॉक का मास जो है वो 10 kg है, 10 kg है। और यहाँ से ये एक बुलेट आ रही है, लाइक दिस। ये बुलेट आ रही है, ठीक। ये जो बुलेट आ रही है इस बुलेट का मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम इसका मास है, ठीक है। अच्छा ये जो बुलेट आ रही है वो आगे इस ब्लॉक से टकराएगी, ठीक है। अच्छा बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी u1, ये सवाल में मिसिंग है, यही पता चलानी है। जो इस बुलेट का मास है वो हो जाएगा m1,
जो ये ब्लॉक है इसका मास हो जाएगा m2 और साथ ही साथ में ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि ब्लॉक रेस्ट है। अच्छा, जैसे ही ये बुलेट इससे टकराएगी, अब देखें दोबारा से एक और इसी डायग्राम का हिस्सा दिखा रहा हूं। अब आप गौर से देखें, अब आपको क्या नजर आ रहा है इसके जो बुलेट है, क्या वो इसको तोड़ के निकल गई है, वो इसके अंदर पेनिट्रेट हो गई है, स्टिक हो गई है? शाबाश। इसको तोड़ के निकल गई है, इसके अंदर स्टिक हो गई है, शाबाश। जो बुलेट है वो इसके अंदर क्या हो गई, जल्दी से इसको तोड़ के निकल गई है, इसके अंदर स्टिक हो गई है, फंस गई है इसके अंदर, पेनिट्रेट हो गई है। अच्छा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, ऊपर उड़ गया। तो याद रखें, ये जो ब्लॉक है इसके जो सेंटर में जहां मैंने पॉइंट बनाया, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपने मैट्रिक में चैप्टर 6 में पढ़ा होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब यहाँ नहीं है, यहाँ आ गया, ऊंचा हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊंचा हो गया? वो है 10 सेंटीमीटर। इसको हम h ले लेते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अब इस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी होगी v1, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी होगी v2। तो आपने मुझे बताना है दोनों अलग अलग जा रहे हैं या साथ साथ? चैट में बताना है आपने, बुलेट और ब्लॉक अलग अलग जा रहे हैं या दोनों साथ साथ जा रहे हैं? साहब जल्दी से चैट में बताना है। तो बच्चों, जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे होते हैं, बेशक उनमें से कोई ऑब्जेक्ट छोटा कोई बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी वेलोसिटी सेम हुई। अगर आप एक जहाज के अंदर बैठे हैं और जहाज उड़ रहा है, तो ये मत समझे कि आपकी वेलोसिटी 0 है, जी नहीं। इस वक्त जहाज की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी आपकी है, क्योंकि आप भी जहाज के साथ मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी सेम हुई। यानी v1 is the initial velocity of the bullet and v2 is the final velocity of the bullet। ये दोनों सेम है और हम मान लेते हैं ये दोनों किसके बराबर है? v के बराबर। यानी the final velocity of the bullet is v and the final velocity of the block is v। v की वैल्यू सवाल में नहीं बताई गई। अब आपने निकालना क्या है? आपने इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, ये है सवाल। इस सवाल को जल्दी से 2 से 3 लाइनों में मैं दोहरा देता हूं, फिर आपका ओके सुनना चाहूंगा। सवाल कुछ ये है कि एक बुलेट जिसका मास 50 ग्राम है, वो कुछ वेलोसिटी से फायर हुई है, कितनी वेलोसिटी है नहीं मालूम, जाके एक ब्लॉक से टकराती है जो रेस्ट में था, उसका मास 10 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ये ब्लॉक अपनी जगह से हटकर डिस्प्लेस हो जाता है और इसका सेंटर ग्रेविटी 10 सेंटीमीटर राइज हो जाता है। जब ये बुलेट और ब्लॉक दोनों ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती है और दोनों की फाइनल वेलोसिटी v है। यहाँ पर आपने क्या मालूम करना है? बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। आपकी तरफ से ओके सुनना चाह रहा हूं। यहां बनाएंगे डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं और यहाँ हम डेटा एक साथ ही बनाएंगे। m1 इज द मास ऑफ द बुलेट 50 ग्राम, कोई हेडिंग नहीं बनाएंगे। 50 डिवाइडेड बाय 1000, 0.05 kg, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। मास ऑफ द ब्लॉक 10 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, डायग्राम में देखें मैंने वाजे किया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 के सारे सिंबल बुलेट को मिलेंगे, 2 के सारे सिंबल ब्लॉक को मिलेंगे। 1 मिलेगा बुलेट को, 2 मिलेगा ब्लॉक को, 1 मिलेगा बुलेट को, 2 मिलेगा ब्लॉक को, ओके जी। इसके बाद कितना हाइट पे चला गया ये ब्लॉक? 10 सेंटीमीटर। 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, 0.1 मीटर, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है, फर्ज कर लें फाइनल वेलोसिटी दोनों की v के बराबर है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? u1 द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट। इनिशियल वेलोसिटी लिखा, स्पीड लिखा, एक ही बात। डेटा बन चुका है, एक दफा दोबारा आपका ओके चाहूंगा। बार बार ओके इसलिए मांगता हूँ आपसे और यस मांगता हूँ ताकि तसल्ली रहे कि भाई क्लियर हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो। तो बच्चे मैंने देखा चैट में फोन मुझे कह भी देते हैं, तो उसके हिसाब से मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, जैसा रिप्लाई कर सकूँ। तो ये एक छोटा सा है बस, ओके यस इतने लिखने में क्या जाता है, और कोई मसला हो तो आप नो करके बात को रिपीट करवा सकते हैं, लेकिन अगर वाकई में समझ में ना आया तो ठीक है। अब बेटा हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2।
m1 की वैल्यू है 0.05, u1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, m2 की वैल्यू आ रही है 10, u2 की वैल्यू आ रही है 0, m1 की वैल्यू है 0.05, v1 की जगह पे v डाल देंगे, ये लिखा हुआ v1 बराबर v प्लस m2 की जगह 10 डाल देंगे, v2 की जगह पर भी v डाल देंगे, क्योंकि v2 भी बराबर v1 बराबर v2 बराबर v की वैल्यू हमें नहीं पता। इस सवाल के अंदर थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है मुझे, क्योंकि u1 भी नहीं पता और v भी नहीं पता, सवाल थोड़ा सा अटकने वाला है। खैर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.05 u1, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, 0.05 को v से करें 0.05 v हो जाएगा, 10 को v से करें 10 v हो जाएगा। इस वैल्यू को 0 में ऐड कर दें, कोई फायदा नहीं है, 0.05 u1। ये दोनों वेरिएबल बेटा सेम आ रहे हैं, इसमें भी v आ रहा है, इसमें भी v आ रहा है, दोनों को ऐड कर दें, बन जाएगा 10.05 v। अब आपका मेन वेरिएबल कौन सा है? आपका मेन वेरिएबल u1 है, इसलिए इस नंबर को हटाएं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर करेगा डिवाइड, नीचे जाकर करेगा डिवाइड। अगर ये नंबर नीचे जाके कर रहा है डिवाइड, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 v, 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ गया 200, साथ में v लगा हुआ है, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये सवाल सॉल्व हो गया था, लेकिन सॉल्व होते होते अटक गया। एक बार तो फिर आपका हो भी चाहिए होगा। जज़ाकल्लाह। शाबाश। अब बेटा यहाँ पे v निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे v कैसे निकालें? हेडिंग बनाते हैं, टू फाइंड v। तो ऐसे ही तो नहीं है कि ये सवाल पेपर में इतनी दफ़ा आया, तो पेपर में इतनी दफ़ा आया तो उसका रीज़न यही है ना कि इस सवाल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तभी तो इस सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा आया। हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और हवा ना हो, हवा को ना माने कि हवा ना हो, तो ऊपर जाने में हमेशा याद रखें उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछाला जाएगा, हवा ना हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। दोबारा प्रश्न, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी। फर्ज कर ले मैंने एक बॉल को ऊपर हवा में फेंका, हवा में ऊपर उछाला, हवा नहीं है फर्ज कर ले, नतीजे में उसकी 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो उसी लम्हे उसकी 10 जूल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। सही, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शर्त। ये बात मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 8 में है मौजूद। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, हमारा अभी तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ही जा रहा। तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो देखिए मैंने क्या लिखा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की कमी बराबर रहेगी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, यहाँ पर एक आध दो तीन मिनट का गैप है, अजान हो रही है, अजान कंप्लीट हो जाए, आप जानते हैं वेडनेसडे के दिन इस टाइम पर अजान का वक्त होता है, तो जरा अजान मुकम्मल हो जाए फिर इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये जो लाइन मैंने लिखी समझ में आ गई, मैं दोबारा भी बता देता हूँ ताकि तुम लोग परेशान ना हो। लाइन बड़ी आसान सी लिखी हुई है, बस जो भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा, ऊपर उछाला जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, कम होगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये 10 जूल कम हुई तो 10 जूल बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लिए हवा नहीं होनी चाहिए। ये बात चैप्टर नंबर 7 में दोबारा से आएगी, वहां पे एक मरतबा दोबारा देख लेना, अभी फिलहाल आ गई है तो देख लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, हाफ mv स्क्वायर होता है,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेट्रो में पढ़ा है, mgh होता है, m और m कट गया, देखो v आ रहा है, 2 डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा 2gh, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करेंगे जल्दी से, शाबाश। 2 g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू हमने पहले से डेटा में मौजूद थी 0.1, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, बनेगा 1.96, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 1.96, चेक कर लेता हूँ एक मरतबा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 जी, ये बन गया 1.96 आ गया बेटा, वेरी गुड। तो इसको रूट से निकाल देंगे और ये रूट से निकलेगा 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने ये नहीं मौजूद, ये यहाँ रख देना। ये h की वैल्यू अशर बेटा ये यहाँ से आई ना, देखिए ये डायग्राम देखो, शाबाश। बुलेट जब इस ब्लॉक से टकराएगी तो ब्लॉक ऊपर चला गया था, तो वो ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ था, हाइट की शक्ल में वैल्यू मिली थी 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, 100 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा लेवा इसका जवाब भी दे देता हूँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा ना, 8 चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, 19 का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और कोई सवाल है बेटा, जल्दी से बताओ, शाबाश। क्लास को बस एंड करना है, इसका अगला सवाल है वो हो नहीं पाएगा, उसके ऊपर बातचीत जरा ज्यादा हो जाएगी, इसलिए फिलहाल यहीं तक ही रखेंगे और इसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में 201 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.4 से, तो 201 को जब 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 281.4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर आ गया U1। सब बच्चे यहाँ तक मुझे ओके का साइन दें, ओके करें, हाँ भाई क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से, सही है। तो हम इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर, हो सकता है कि शायद कुछ फिजिकल की सेटिंग बना रहे हैं, पीर मंगल तो ऑनलाइन ही रहेगा, शायद बुध के दिन कुछ फिजिकल का मामला हो, आपको बुलाया जाए, और अगर आपके ऑनलाइन से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं वो मसले हल किए जाएं आपके, आप डिस्कस कर लें मुझसे। और भी टीचर्स यहाँ मौजूद होंगे, जो जो आपको पढ़ा रहे सारे टीचर्स होंगे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी इंग्लिश वगैरह, जो भी टीचर उस दिन डेज कुछ डे के हिसाब से होते हैं वो आपके मसले हल करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में सही तरीके से मालूमात पीर के दिन मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। पीर और मंगल तो ऑनलाइन ही रहेगी मेरे ख्याल से, और बुध के दिन शायद चेंज हो जाएगा, या क्या मामला होगा वो इन कमिंग डेज में आपको अंदाजा हो जाएगा, और या आने वाले वीक के अंदर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अच्छा कोई मसला नहीं, कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी जगह है, आउट ऑफ सिटी है आउट ऑफ कंट्री हो, वहां से क्लासे ले रहा हो अगर, तो जो लेक्चर उसका मिस होगा वो बता देगा, उस लेक्चर की वीडियो से मिल जाएगी, या वो लेक्चर उसको बता दिया जाएगा, टेंशन मत ले, बस इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। हो गया बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू भाई असद, अल्लाह हाफिज।